Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। किसी को याद है वो चीज़ें किससे रिलेट थे? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड हमने बात कर रखी थी कि कैसे डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से कैसे बेसिकली हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। आज इन्हीं टर्म को हम आगे ले जाके पढ़ेंगे और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारा लैक ऑपेरॉन। हालांकि ये टफ नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार में आप चीज़ों को जो भी क्वेश्चन करेंगे उनसे आप चीज़ों को अच्छे से आंसर कर लोगे। बस उसमें कुछ पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं, जैसे स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, ठीक है, आई जीन क्या है, आई फॉर क्या है, वहाँ पे बेसिकली इंड्यूस करना नहीं है, ठीक है, आपको आई का वहाँ पे मीनिंग आपकी एनसीईआरटी में अंडरलाइंड है, तो वो सारी चीज़ें हमने बात करनी है। ठीक, तो पहला है यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब ये जो जीन है ये कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसे पता चलता है कि किनको कौन सी प्रोटीन, अगर बाई चांस कोई गलत प्रोटीन बन जाता है तो कौन सा उनका चेक पॉइंट है, वो कब हम उनको सही करके, या हमारे जो भी प्रोटीन अगर बाई चांस गलत कोड हो गए तो किन किन मैनर में हम उनको सही कर सकते हैं। ये हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में डिफरेंट बेसिस पे होता है। पढ़ते हैं। जीन एक्सप्रेशंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। पहला तो क्या है, ये फॉर्मेशन करेगा क्या, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का, ठीक, पेप्टाइड कई सारे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तब तो बेसिकली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, हमने ट्रांसलेशन वाली चीज़ में देखा था, ठीक। इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये बहुत सारे स्टेप पे देखा जाता है। नंबर 1 पे है क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, जब हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था वहाँ पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। याद है स्प्लाइसिंग क्या था, स्प्लाइसिंग मीन्स रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन की जो चेन थी वहाँ से जब हम इंट्रॉन को हटा रहे थे तो उसी को हम कहते हैं क्या, स्प्लाइसिंग, तो हम वहाँ पे भी रीचेक कर सकते हैं। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हुआ जाता है तब भी एक बार चेक। ऑब्वियस सी बात है, आप सपोज करो कोई फंक्शन है, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, बहुत सारी ज्वेलरी है, बहुत सारे आपके जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है वो सारे हैं, ठीक, आप घर से निकलने से पहले एक बार चेक करते हो कि आपने जितने नंबर ऑफ चीज़ें ली थी, जो भी क्वांटिटी में चीज़ें ली थी, क्या वो है। इनफैक्ट बहुत जगह तो अगर आप बहुत सारे गेस्ट जाते हो तो वो अपने नंबर्स को भी काउंट करते हैं, होता है ऐसा। तो नॉर्मली न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जब वो शिफ्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए, तब भी हम उसका रीचेक कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा ट्रांसलेशन लेवल। तो ट्रांसलेशन पे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है तो एक बार तो रीचेक मांगता ही है। आप भी एग्जाम में जब एग्जाम देते हो, अगर आपके पास टाइम बचता है, इनफैक्ट बचाना ही चाहिए, 5-10 मिनट आप एग्जाम ने कोशिश करो 5-10 मिनट पहले पेपर कवर कर लो, ठीक है, और वो 5 से 10 मिनट पहले करने के बाद वो जो 5 से 10 मिनट आपका बच रहा है उसमें आप एक बार रीचेक कर लो कि आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे तो नहीं है जो छूट गए हैं, या कोई ऐसी बड़ी सी मिस्टेक तो नहीं हो गई है कि आपने चीज़ों का आंसर इधर का उधर कर दिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये जो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन को है कब कब हम सही कर सकते हैं, तो नंबर 1 पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। पहला प्रोसेस तो यही था, डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा था उसी टाइम हम चेक कर सकते हैं कि हमें जो जो चीज़ कोडिंग करानी वो चीज़ है या नहीं। दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग लेवल यानी स्प्लाइसिंग के टाइम जब इंट्रॉन को हटा रहे थे तब भी एक बार चेक करेंगे। थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करने से पहले भी हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा क्या, ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक। एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय चेंज इन फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अब हमारी जो जीन एक्सप्रेशन है ये सिर्फ जेनेटिक बेसिस पे नहीं, साथ ही साथ किस पे, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक या एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। सिर्फ जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जीन के अलावा भी जो भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, ठीक, हमारे जो भी मेटाबॉलिक रेट है और जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं
उन सब पे भी ये चीज़ वेरी करता रहता है। ठीक, नेक्स्ट है इसी का एक एग्जाम्पल, एन एंजाइम जिसका नाम है क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंजाइम को पहचानने का बेस्ट तरीका है लास्ट में एज वर्ड यूज होगा। ठीक है, कहीं पे भी लाइपेज, इन्वर्टेज, ये सारी चीजें क्या है, एंजाइम है। ठीक है, डीएनएज, आरएनएज, डीएनए को ब्रेक करने के लिए आपने पढ़ा था ना, बेसिकली जब हम प्रूफिंग वाला पैटर्न पढ़ा रहे थे ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट के बाद, तो वहां पे ये सारे क्या है, एंजाइम है। एंजाइम की पहचान ही क्या है, उनके लास्ट में क्या लगा रहेगा, एज। ठीक, सफिक्स की साइड एज लगा रहता है तो वो एंजाइम बन जाते हैं। इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई यूज्ड टू कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब केमिकल टर्म है, हाइड्रोलिसिस यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस का मतलब टूटना। ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस में जब कोई चीज ब्रेक डाउन होती है तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ऑफ डाइसैकेराइड जो है क्या, लैक्टोज, इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है कि लैक्टोज ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस, और टूट के क्या बनाता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक, और इसी को वो किस टर्म में यूज करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। अब सपोज करो अगर हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम नहीं है तो क्या दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है, इसी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से एनर्जी मिल रहा है। जब यही नहीं होगा तो एनर्जी जब नहीं मिलेगा तो आगे फर्दर चीज़ें बढ़ेंगी। अब आप ही सोचो, आप कई दिन से खाना नहीं खाए हो, बिल्कुल भूखे प्यासे निराजल व्रत टाइप की कंडीशन में हो, तो उस केसेस में क्या आप कोई काम कर पाओगे, जो भी काम आपका पढ़ने से ले लो, खेलने से ले लो, या कहीं जाने से ले लो, कोई भी फंक्शन हो, आप वो परफॉर्म कर सकते हो, नहीं। तो इनको भी एनर्जी कहाँ से मिल रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से मिल रहा था। अब अगर वही नहीं है, ठीक है, बेसिकली लैक्टोज जो टूट रहा था ग्लूकोज और इसके फॉर्म में टूट रहा था, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के फॉर्म में, अगर ये गैलेक्टोज या लैक्टोज ही आपका एब्सेंट हो जाए, ठीक है, गैलेक्टोज या जो ग्लूकोज है वो सब चीज़ें एब्सेंट हो जाए तो टूटेगा ही नहीं, पहली चीज़ तो यही होगी। और दूसरी चीज़, ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या इसका फॉर्मेशन होगा, नहीं, क्योंकि ये हमारे जो लैक्टोज हैं यही ब्रेक डाउन करके क्या बना रहे हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और इनके ही वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। ठीक, तो इन बेसिकली क्वेश्चन आता है लैक्टोज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इनके फॉर्मेशन या इनके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, अगर बैक्टीरिया, मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया है और उनके पास क्या है, लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं बन सकते। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब नहीं, इसी के नाम में क्या रहा है, गैलेक्टोसाइडेज, तो ऑब्वियस सी बात है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, ठीक, they would not no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase। अगर नहीं रहा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इन प्रोकैरियोट्स, ये तो हमने बात की है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन कब कंट्रोल होता है, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, ठीक है, इनिशिएटर टर्मिनेशन आपने पढ़ा था ना, याद है कुछ, आपके प्रोकैरियोट का अलग था, यूकैरियोट में अलग था, तो आपके जो प्रोकैरियोट में था सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर आके कंबाइन कर रहे थे, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पे कब होता है आपके जीन एक्सप्रेशन का चेकआउट, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के ही टाइम। ठीक, अब आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या होता है, लैक ओपेरॉन, लैक फॉर, एक क्वेश्चन आता है लैक का मतलब, ये लैक लगा है, लैक कंबाइन होता है किससे, लैक्टोज से। ये जो ओपेरॉन है ये लैक्टोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आपके ट्रिप्सिन वगैरह के लिए भी ट्रिप लगा रहता है, ट्रिप ओपेरॉन, आपके एनसीईआरटी में इनफैक्ट एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ नाम दिया है, उसके फंक्शन नहीं दिए हैं, तो आपको सिर्फ नाम ही याद रखना है। फिलहाल
ओपेरॉन क्या है? मेनी साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन टू एक्सप्लेन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट। ये जो लैक ओपेरॉन या ओपेरॉन की बेसिकली बात हम कर रहे हैं, ये बताता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म, लेकिन किन में? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। ओपेरॉन इज अ सेट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, अरेंज्ड अंडर अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटेड बाय अ कॉमन ऑपरेटर। ओपेरॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले क्या जुड़ा रहता है? प्रमोटर, ठीक है। यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होगा क्या? प्रमोटर। प्रमोटर के बाद लास्ट में क्या होता है? टर्मिनेटर। ये चीजें आपने पढ़ रखी है, टर्मिनेटर। और बीच में क्या प्रेजेंट था? स्ट्रक्चरल जीन। कुछ याद आ रहा है? स्ट्रक्चरल जीन। अब ये प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच पे प्रेजेंट रहता है क्या? ऑपरेटर। यहाँ पे कहीं प्रेजेंट रहेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल है और यहाँ से यहाँ तक टर्मिनेटर है, तो बीच में कहीं प्रेजेंट होगा क्या? ऑपरेटर, ठीक है। ये है कुछ इसका डायग्राम के बेसिस पे समझने का तरीका। देखते हैं पहले। सेट ऑफ क्या है? मेनी स्ट्रक्चरल जीन है जो अरेंज्ड है किसमें? अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटेड बाय अ कॉमन ऑपरेटर। बहुत सारे प्रमोटर लेकिन कॉमन होंगे, और कॉमनली उनको क्या करा जाएगा? ऑपरेट, यानी किसी एक के लिए कोई एक स्पेसिफिक नहीं होगा, कई सारे मिलके किसी एक को ऑपरेट कर रहे होंगे। ऑपरेटर क्या है? सीक्वेंस ऑफ डीएनए which interact with regulatory protein to control the accessibility of promoter region। पढ़ेंगे अभी हम इनके बारे में, डीपली हमें पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ डिफिनीशन समझने की जरूरत है कि इंटरैक्ट होते हैं किससे? रेगुलेटरी प्रोटीन। जो भी प्रोटीन को रेगुलेट करने वाले हैं, जो भी चीज़ें रेगुलेट होने वाली हैं, उनसे इंटरैक्ट होते हैं और कंट्रोल करते हैं प्रमोटर रीजन को, कि कब से कब तक शुरुआत करनी है। इस चीज़ की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे ऑपरेटर की। ऑब्वियस सी बात है, लोग कहते हैं ना ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट का मतलब चीज़ों को संभालने का जिम्मा उसका है। कैसे चीज़ें बनेंगी, कैसे बिगड़ेंगी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसी ऑपरेटर की। रेगुलेटरी प्रोटीन, अब ये प्रेजेंट का है डीएनए सेगमेंट। प्रेजेंट है ये हमारे कहाँ? डीएनए सेगमेंट बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच क्या प्रेजेंट है? पहले प्रमोटर आएगा, प्रमोटर, फिर आएगा स्ट्रक्चरल जीन, और बीच में क्या प्रेजेंट है? बीच में हमारा प्रेजेंट है ऑपरेटर। ये याद रखना है, ठीक है। ऑपरेटर में बच्चे कई बार स्ट्रक्चरल जीन के बाद लिखते हैं, नहीं, ऑपरेटर प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में आते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली, यानी एक्टिवेटर की तरह भी बिहेव करता है, और नेगेटिवली यानी रिप्रेसर की तरह बिहेव करता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में, ज़्यादातर केसेस में वो रिप्रेसर की तरह ही बिहेव करता हुआ हमें दिखा है। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी गई है कि मैक्सिमम केसेस में हमारा जो ऑपरेटर है या रेगुलेटरी प्रोटीन है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? रिप्रेसर की तरह। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, चीज़ों को एक्टिवेट कर रहे हैं, या चीज़ें नई नई बना रहे हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है पॉजिटिव। आप कोई भी काम करते हो तो दो तरीके से करोगे, या तो पॉजिटिव इंटेंस के साथ या नेगेटिव इंटेंस के साथ। तो अगर पॉजिटिव इंटेंस के साथ कर रहा है यानी एक्टिवेट कर रहा है चीज़ों को, और नेगेटिव इंटेंस के साथ कर रहा है यानी उस चीज़ों को रिप्रेस, रोक दे रहा है, ठीक। ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर्स एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। हर ओपेरॉन का अपना एक अलग अलग क्या स्पेसिफिक, ठीक है, अलग अलग ऑपरेटर होता है और अलग अलग रेगुलेटरी प्रोटीन, यानी कोई और आके, बेसिकली आप एंजाइम और सबस्ट्रेट का कंडीशन समझो। आपने देखा है ना की लॉक मॉडल वाला कॉन्सेप्ट, यानी एंजाइम की अगर बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? ऐसे ही स्ट्रक्चर का आके उसको क्या करेगा? बाइंड कर सकता है, अदर कोई भी नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो भी बेसिकली आपके बनेंगे उनके लिए रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा वो स्पेसिफिक होगा।
हर ओपेरॉन का रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा वो स्पेसिफिक, सिर्फ उसी वजह से उनका जो फंक्शन होगा वो स्टॉप हो सकता है, अदर कोई भी चीज़ आके उसको रोक नहीं सकती। डीपली हमें डिस्कस करना है इसको, लैक ओपेरॉन में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है इसका लैक ओपेरॉन, ठीक है। आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, रेगुलेटरी जीन क्या है, डीएनए सीक्वेंस फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में भी इनफैक्ट रिप्रेसर प्रोटीन का ही एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है, तो हमें याद बस इतना सा चीज़, रिप्रेसर और एक्टिवेट दोनों की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में किसकी तरह बिहेव करता है, वो रिप्रेसर प्रोटीन की तरह। प्रमोटर क्या है, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पर पॉलीमरेज, जहाँ से प्रमोट होना चीज़ें इनिशिएट होंगी, और इनिशिएट कब होंगी, जब आरएनए पॉलीमरेज आके अटैक करेगा। ऑपरेटर क्या है, बाइंडिंग साइट फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन, ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे हमारे रिप्रेसर प्रोटीन यानी उस फंक्शन को रोकने के लिए जो भी प्रोटीन होंगे वो आके कहाँ पे बाइंड करेंगे, हमारे ऑपरेटर वाले बेसिकली स्ट्रक्चर पे। और इसके बाद है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, डीएनए सीक्वेंस फॉर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी प्रोटीन बनेगा वो कौन डिसाइड, कहाँ पे कौन से स्टैंड पे बन रहा है, हमारे स्ट्रक्चरल जीन पे। स्ट्रक्चरल जीन तो इनफैक्ट हमने पहले भी पढ़ा था टेम्पलेट स्टैंड में जब हम पढ़ रहे थे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर यानी जहाँ से चीज़ें इनिशिएट हो रही थी, जो चीज़ें बेसिकली कोड हो रही थी वो स्ट्रक्चरल जीन में आ रही थी, और जहाँ पे चीज़ें स्टॉप हो रही थी वो कौन सी थी, टर्मिनेटर। तो स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन यहाँ पे भी सेम है, क्या कर रहा है, डीएनए सीक्वेंस, जो भी प्रोटीन बनाना है, जो भी इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन बनना है वो कहाँ पे बनेंगे, हमारे स्ट्रक्चरल जीन के पास, ठीक है। सबका फंक्शन समझ में आया। रेगुलेटरी जीन क्या करता है, रेगुलेट करता है कौन सी प्रोटीन किसके जिम्मे बनेंगे। नेक्स्ट है प्रमोटर, एक्टिवेट करता है, कैसे एक्टिवेट करेगा, जब आरएनए पॉलीमरेज आके इनके ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद है ऑपरेटर, ऑपरेटर पे ही हमारे बहुत सारे बेसिकली रिप्रेसर प्रोटीन आके जुड़ते हैं ताकि चीज़ों को वहीं के वहीं स्टॉप कर सके। और स्ट्रक्चरल जीन पे जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बनना है वो कहाँ पे बनेंगे, हमारे स्ट्रक्चरल जीन पे। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लैक ओपेरॉन, इसको आप 5 स्टार, 10 स्टार, 7 स्टार, जितना स्टार बनाना है बना लो, क्योंकि 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कई बार तो डीपली बेसिकली आपको बोल देगा कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो क्या है लैक ओपेरॉन, या इनके बीच जो भी स्ट्रक्चरल जीन है या आई जीन है उनका फंक्शन पूछ लेता है, तो भी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद करके चलना है। याद करने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। अगर आप समझ, ऑब्वियस सी बात है, नाम तो याद, फंक्शन तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ में चीज़ें आ जाएंगी तो याद करना आसान हो जाएगा, ठीक। फ्रांसिस जैकब वो क्या थे, जेनेटिस्ट थे, और जैक्यू मोनार्ड ये क्या थे, बायोकेमिस्ट थे। सोचो यहाँ पे दो अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट थे, ठीक। उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया लैक ओपेरॉन को और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। क्वेश्चन आता है किस साइंटिस्ट ने किया, तो दो साइंटिस्ट थे, एक जेनेटिस्ट थे और एक बायोकेमिस्ट थे। जो जेनेटिस्ट थे उनका नाम क्या था, फ्रांसिस जैकब, और जो बायोकेमिस्ट थे उनका नाम क्या था, जैक्यू मोनार्ड। लैक ओपेरॉन इज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक, representing the first transcriptionally regulated system to be elucidated। elucidated का मतलब काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड है ना, आपकी एनसीईआरटी से ही उठा हुआ है। elucidated का मतलब क्या है, एक्सप्लेन। अब बच्चे कहेंगे मैम इतना भारी भड़कम वर्ड उठा के क्यों ही लिख रहा है कि समझ में ना आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है एनसीईआरटी में जो आपको मीनिंग नहीं पता होती है, तो मीनिंग समझ के अगर लर्न करना है तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। बेसिकली इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना। तो इन्होंने क्या किया था, पहली बार ये हिस्ट्री में पूरे सबसे इम्पॉर्टेंट एक लैक ओपेरॉन का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ही थ्रू रिप्रेजेंट होता है पहला ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, ठीक है। कैसे कैसे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है ये कहाँ पे सबसे पहली बार देखा गया, हमारे लैक ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इन लैक ओपेरॉन अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, अब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब प्रोकैरियोट, याद है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में क्या आ रहा था, प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक था, सिस्ट्रॉन जो होंगे वो पॉलीमैनर में अरेंज होंगे, और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन थी। तो बेसिकली ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन के लिए इज रेगुलेटेड बाय
अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, ठीक है, एक कॉमन प्रमोटर, आपने इनफैक्ट पढ़ा है ये चीज कि वहां पे बहुत सारी चीजें क्या हो रही है, एक ही आरएनए प्राइमेज की हेल्प से ही चीजें क्या हो रही थी, प्रोटीन सारे के सारे फॉर्म हो जा रहे थे, जबकि यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3 तरह के पॉलीमरेज लग रहे थे। ये चीजें आपने देखी थी, स्प्लाइसिंग और बेसिकली आपके जो भी चीजें हैं, टेलिंग, कैपिंग, ये सारी चीजें किस में हो रही थी, यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक ही स्टेप में सारे के सारे प्रोसेस कंटिन्यू हो जा रहे थे। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन, जो कि क्या कहलाता है, आई जीन, ठीक है, 3 स्ट्रक्चरल जीन, जो कि क्या है, जेड, वाई एंड अल्फा। ए नहीं पढ़ना है, अल्फा पढ़ना है, ठीक है। आई जीन क्या करता है, कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन। आई जीन क्या करता है, रिप्रेस करने वाले जो भी प्रोटीन होंगे उनको कोड करेगा, ठीक है। फंक्शन याद रखना है, मेन चीज है हमारा फंक्शन, ठीक। बेसिकली आई का मतलब यहाँ पे है इनहिबिट करना, इनहिबिट का मतलब रोक देना, तो आई का मतलब इनहिबिट। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बच्चे हमेशा आई जीन सबसे पहले लिखा रहता है तो इंड्यूसर मान के या इनिशिएटर मान के याद करते हैं, नहीं, अपोजिट है, जस्ट इनिशिएटर का अपोजिट क्या है, इनहिबिटर। तो ये आई जीन क्या करता है, इनहिबिट क्या करता है, बेसिकली इनका फंक्शन है रिप्रेसर। लैक ओपेरॉन के लिए जो भी रिप्रेसर प्रोटीन बनना है वो कौन बनाएगा, आई जीन। जेड जीन, जेड जीन का फंक्शन क्या है, कोड्स फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into monomeric unit गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। जो भी लैक्टोज है वो किस में टूटेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो बेसिकली वाई जेड जीन हमारा क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, ठीक। आई जीन क्या करता है, रिप्रेसर को कोड करता है, और जेड जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले एंजाइम को कोड करता है। वाई जीन कोड फॉर permease which interact with the permeability of बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कितने बीटा गैलेक्टोसाइडेज कितने ज्यादा परमिएबल होंगे, ये परमिएबिलिटी कौन डिसाइड करता है, हमारा वाई जीन, ठीक। ज्यादा से ज्यादा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली ये वाई जीन जो है वो क्या करता है, परमिएबिलिटी लेवल बढ़ा देता है, किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। अल्फा जीन क्या करता है, इनकोड्स द ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक। ट्रांस एसिटाइलेज कहाँ पे फंक्शन था आपका, याद है, ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में था जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे अल्फा जीन क्या करता है, कोडिंग करता है किसका, ट्रांस एसिटाइलेज का। चारों के चारों का फंक्शन समझ में आया। आई जीन रिप्रेसर के लिए कोड होता है, आपका जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड होता है, वाई जीन परमिबिलिटी को बढ़ाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और आपके अल्फा जीन ये कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के, ताकि आगे ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके। ऑल द 3 जीन्स प्रोडक्ट्स इन द लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही छोटी सी लाइन है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। मतलब ये है कि इन चारों में से, यानी एक हमारा जो बेसिकली रिप्रेसर वाला है और 3 जो स्ट्रक्चरल जीन है, इन चारों में से कोई एक अगर एब्सेंट हो जाए, किसी एक को अगर हम हटा दें, तो ये सारे की सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो वहीं के वहीं रुक जाएगी। मतलब किसी भी चीज़ को कंटिन्यू कराने के लिए ये तीनों हमारे स्ट्रक्चरल जीन और एक रिप्रेसर प्रोटीन, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इज रेगुलेटेड स्विचिंग ऑफ एंड ऑन ऑफ द ओपेरॉन, हेंस टर्म्ड एज इंड्यूसर। क्वेश्चन मार्क आया इस पे प्रीवियस ईयर में कि आपके इंड्यूसर क्या है, तो इंड्यूसर है हमारा लैक्टोज। क्यों, लैक्टोज की ही प्रेजेंस बता रही है ना कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज था या नहीं था। लैक्टोज नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो तो हमने पढ़ रखा है। तो बेसिकली हमारा जो इंड्यूसर है वो कौन है, लैक्टोज, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि अगर उस इन्वायरमेंट में या उस मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या चीजें होंगी, और लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या चीजें होंगी। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यानी लैक्टोज,
आई जीन क्या करेगा, सिंथेसाइज होगा, ठीक, क्योंकि क्या है, लैक्टोज एब्सेंट है तो चीजें आगे वैसे भी नहीं बढ़नी है। आई जीन सिंथेसाइज रिप्रेसर mRNA ऑल द टाइम विच ट्रांसलेट द रिप्रेसर प्रोटीन। आई जीन क्या करेगा, आई जीन बनाएगा क्या, रिप्रेसर mRNA, ठीक, M फॉर मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से क्या बनेगा, रिप्रेसर। मैसेंजर RNA फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का, तो यहाँ पे रिप्रेसर मैसेंजर RNA था तो फॉर्मेशन भी किसका होगा, रिप्रेसर प्रोटीन का। पहला प्रोसेस तो ये है कि अगर हमारा एब्सेंट है इंड्यूसर, यानी लैक्टोज अगर एब्सेंट है मीडियम से, तो आई जीन तुरंत रिप्रेसर mRNA बनाएगा या कोड करेगा, और कोड करने के बाद रिप्रेसर mRNA किसको कोड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन को। रिप्रेसर प्रोटीन जल्दी से बताओ कहाँ पे जुड़ेगा, ऑपरेटर वाले साइड पे, हमने पढ़ रखा है बेसिकली आई जीन पे क्या जुड़ेगा, या प्रमोटर रीजन पे क्या जुड़ता है, प्रमोटर रीजन पे हमारे क्या जुड़ेंगे, RNA परमेज, ताकि चीज़ों को इनिशिएट करे। लेकिन यहाँ पे तो चीज़ों को रोकना है, और रोकने वाला काम कहाँ पे जुड़ रहा था, ऑपरेटर। ऑपरेटर को आप कहीं भी किसी फंक्शन में जाओगे, ठीक है, आपको समझ लो आप किसी म्यूज़िक वाले डिपार्टमेंट में चले गए, आपको कौन सी म्यूज़िक बेसिकली उस टाइम पे प्ले करानी है, कौन सी डांस करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो वहाँ पे उस म्यूज़िक वाले डिपार्टमेंट को बेसिकली फंक्शनाइज कर रहा होगा, उससे ही जाके आप बोलोगे, खुद से तो बोलने से होगा नहीं। तो बेसिकली जो उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है उसे ही जाके बोलोगे। तो रोकने का काम भी किसके पास जाओगे, रोकने के लिए ऑपरेटर के पास ही जाओगे आप। प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द ओपेरॉन Y, Z एंड अल्फा। ठीक है, क्या हो रहा है कि जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, वो रिप्रेसर प्रोटीन किस पे बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पे। ठीक, यहाँ पे कहीं बैठा होगा क्या, ऑपरेटर, और जैसे ही ऑपरेटर रीजन पे अटैक किया, आगे की जो भी Y, Z, अल्फा, ये वाली जो सिंबल है ये यहीं के यहीं स्टॉप। यानी जो RNA बेसिकली RNA परमेज जो जुड़ा होगा वो कहाँ पे जुड़ा होगा, प्रमोटर वाले रीजन पे, RNA परमेज ये जुड़ा होगा। लेकिन इसने क्या किया, बीच में ही आके बेसिकली, अगर रिप्रेसर प्रोटीन को आप ऐसा सिंबल से मानो, ठीक, इसने आके उस चीज को वहीं के वहीं बाइंड कर दिया। अब आगे की पहले चीज को तो पकड़ के रख लिया, तो आगे की चीजें बढ़ेंगी, यानी ये RNA परमेज जो यहाँ बैठा है ये आगे फर्दर बढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में तो ये बाइंडिंग साइड जो है वो तो कवर हो चुकी है, यानी रास्ते में रुकावट आ चुकी है। तो जब तक वो रुकावट हटेगी नहीं, वो आगे साइड पे कैसे जाएगा। तो ये कंडीशन कब होगी, जब लैक्टोज या इंड्यूसर एब्सेंट होगा। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तब, या लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या केसेस होंगे। In the presence of lactose, inducer interact with repressor and inactivates the repressor or disable the ability to bind the operator। क्या करेगा, जो भी इंड्यूसर प्रोटीन, तो बेसिकली आपके जो भी प्रोटीन रुकावट के लिए बनने हैं, रिप्रेसर प्रोटीन वाले कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी बनेंगे, यानी इस रीजन में भी बने, पीछे तो चीज़ें थी ही नहीं, तो वहीं के वहीं चीज़ें स्टॉप हो गई। यहाँ पे तो इंड्यूसर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी चीज़ें स्टॉप करने की कोशिश। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ में एक जगह ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो रुकावट पैदा करते हैं। तो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, लेकिन उस रिप्रेसर प्रोटीन को पहले से किसी ने आके क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, ताकि वो परमेज वाले डायरेक्शन में आ ही ना पाए। और परमेज वाले डायरेक्शन में जब नहीं आएगा तो आगे फर्दर जो भी प्रोसेसेस चलने हैं वो आराम से चलते रहेंगे। Enable RNA polymerase to access promoter and transcription of the structural gene. Proceed to produce lac mRNA, which translates beta-galactosidase, permease and transacetylase। ठीक है, बीटा-गैलेक्टोसाइडेज परमेज Y जीन का था, और बीटा-गैलेक्टोसाइडेज कौन कर रहा था, Z जीन, और हमारे जो ट्रांसएसिटाइलेज कौन कर रहा था, अल्फा जीन। ठीक, रेगुलेशन ऑफ
लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज टर्म्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर, अगर बीच में रिप्रेसर यानी पहले वाली कंडीशन अगर हो जाती है कि रिप्रेसर प्रोटीन आके उस पर बाइंड कर गया ऑपरेटर रीजन पे, तो उसी को हम कहते हैं चीज़ें रुक गई, निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो इसीलिए हम उसको टर्म देते हैं क्या, नेगेटिव रेगुलेशन, या इसी चीज़ को बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे रेगुलेट तो हो रही है लेकिन हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बीच में ये अड़चन आ गई है, बीच में क्या हो गई है, हमारे रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड कर दिए, तो उस वजह से चीज़ें आगे की तरफ फ्लो नहीं करेंगे। अब आपको एनसीईआरटी का ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस केसेस में पहला कंडीशन है एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो क्या होगा, हमारे आई जीन किनको कोड करेंगे, रिप्रेसर एमआरएनए को कोड करेंगे। रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन बेसिकली वो बनाएगा, ठीक। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, बाइंड करेगा किसको, ऑपरेटर रीजन पे। अब आप देख लो आके इसने रोक दिया, अब जो भी हमारे ये प्रमोटर रीजन पे जो भी आरएनए परमेज थे वो आगे की तरफ बढ़ पाएंगे नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गई है, इतनी बड़ी सी रुकावट, तो चीज़ें यहीं की यहीं क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास हमारे इंड्यूसर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, तब क्या होगा, यहाँ पे भी रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, लेकिन वो रिप्रेसर प्रोटीन के लिए इंड्यूसर पहले से ही तैयार होगा, जो उस प्रोटीन को बनने के जैसे ही बना वहीं के वहीं उसको कैद करके रख लेगा, लॉक कर देगा, ताकि ये यहाँ से उठ के यहाँ तक जा ही ना पाए, और जाएगा नहीं तो क्या होगा, चीज़ें आगे की तरफ फ्लो करती जाएंगी। तो एमआरएनए किसका फॉर्मेशन करेगा, आपके जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई क्या करता है, परमेज, परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, और अल्फा क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज, जो ट्रांसलेशन में हेल्प होती है।